सीसी का मतलब क्या बताया था? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि ऐसा मूल्यांकन जो लगातार हो और जिसमें केवल और केवल एग्जाम नहीं हो, हर प्रकार की चीजें हैं जो शामिल की जाए, है ना। और इसका मतलब भी देख लिया था हमने। प्रकृति में हमने बात की थी, देखो सीखने की प्रकृति यानी लर्निंग की बात कर रहा है इसमें, जो ये प्रोसीजर कैसा होता है? सतत होता है। तो मूल्यांकन भी कैसा होना चाहिए? सतत। पहले नहीं होता था, आजकल ऐसा होता है। चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब कोई चीज है उसका मूल्यांकन है जो कैसे करना है? बार बार, बार बार। हाँ, धीरे धीरे। जैसे अभी जिला दर्शन का टेस्ट पहले हो गया था, नहीं हुआ था? और एक दो टेस्ट तो पहले हो चुके थे, अब वापस टेस्ट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से सीखना है जो कैसा हो गया? चक्रीय है। फिर समग्र प्रकृति है। समग्र का मतलब चीजें हैं जो जुड़ जुड़ के और धीरे धीरे हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है। फिर आकलन की प्रकृति के बारे में बात की। अब ये देखो, ये शिक्षण की है ना। तो ऐसे आकलन है, इसकी भी तो प्रकृति है कुछ ना कुछ। तो आकलन की प्रकृति है, उसमें सारी चीजें, ये सीखना सिखाना है वो तो चलता ही रहेगा, निरंतरता है जो उसमें रहेगी रहेगी। और हम प्रयास करेंगे कि जैसा सीखना है वैसा क्या हो? आकलन भी हो। जैसे बालक सीखता है उसी हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाए। अब इसकी तीन पद्धतियों के बारे में बात की थी हमने, और तीनों शब्दों के बारे में बात की थी। एक अंग्रेजी शब्द बोलो, एक था फोर, है ना, और एक था एज, और एक था फोर। सबसे पहले कौन सा होगा? फोर, यानी सीखने के लिए आकलन, यानी बच्चों का पहले आकलन किया जाएगा कि कैसा क्या है, उसके बाद है जो कहानी शुरू होगी आगे। फिर बीच में एज था, यानी बालक खुद मूल्यांकन कर रहा है, दोस्त मूल्यांकन कर रहे हैं, सीखने के लिए कुछ प्रश्न बना रहे हैं, वो तो वो क्या है? सीखने के रूप में आकलन। और तीसरा क्या था? सीखने का आकलन, यानी कि अंग्रेजी शब्द क्या रहेगा उसके लिए? ओप रहेगा। क्लियर है ये एकदम, है ना। और ओफ वाला कब होता है? बाद में। यानी कि जब आपने सीख लिया है, पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोई टेस्ट हो रहा है, तो वो क्या है? सीखने का मूल्यांकन है। पाठ पढ़ने के दौरान मूल्यांकन हो रहा है, तो वो क्या है? सीखने के रूप में मूल्यांकन है। और पाठ शुरू करने से पहले कुछ बातचीत की जा रही है, पूछा जा रहा है, तो सीखने के लिए। क्लियर है चीजें? और इसको पूरा हमने समझ लिया था बहुत अच्छे से। ये तीनों जो नियम है वो देख लिए थे हमने, बहुसाक्ष्य आधारित है, प्रकृति, समग्र, वही चीजें जोड़ दी वापस, है ना। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति है जो कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। यानी कक्षा में कोई एक विद्यार्थी ऐसा भी हो सकता है जो थोड़ा स्पेशल आवश्यकता हो उसको समझाने की, एक बार में समझ में नहीं आए, तो शिक्षक को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर समीक्षा करना, सुधारना, ये चीजें भी है ही है जब मूल्यांकन होता है। बहुत बार, जैसे अभी मैं बात करता हूँ ना कि अभी हमने जैसे ही रिजल्ट आया इसका, और एक बात मैंने कही थी कि 15 से कम किस स्टूडेंट के आए जो पहले उस समय पढ़ रहा था, है ना। अगर कोई स्टूडेंट नहीं था, अगर कोई स्टूडेंट होता तो फिर मैं सुधार करता कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे से क्या गलतियां होती। सही है। बाकी आज जो प्रश्न थे वो कैसे थे? उसमें प्रयास किया गया कि पूरा जिला है जो 10 क्वेश्चन में आ जाए। ऐसा हुआ था कि प्रयास, सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा मैटर है या जो मोस्ट है कम से कम वो एक बार अपने सामने आए। और कमियां, अंतर वगैरह हैं, उन पे चर्चा की जा सकती है। सीखने के दौरान बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे, कुछ चीजें ऐसी छूट जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिस पर हम चर्चा नहीं कर पाते, तो मूल्यांकन में वो चीजें हैं जो ध्यान में आ जाती है। आती है क्या ध्यान में? अब सीखने के रूप में है वो क्लियर है सबका? जो बालक है वो विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं, ये बात है जो थोड़ी ध्यान रख लेना, है ना। विद्यार्थी स्वयं है इसमें सक्रिय रूप से भाग लेगा। और सहयोगी सहभागी का मतलब यही है, बालक है उसको आप एक सहयोगी के रूप में है जो स्थापित करते हैं इसमें। ज्ञान के संसाधन पहचान करने में बच्चों की मदद करना, ये बात है जो कहाँ से आई है? जैसे बालक है उसको किसी क्षेत्र विशेष में, किसी टॉपिक विशेष में जो बढ़िया नॉलेज चाहिए, जैसे कोई कंपटीशन है, निबंध प्रतियोगिता होने वाली है 15 दिन बाद, और विषय पता है लगभग अपने को ये विषय रहेगा, तो शिक्षक है जो वो क्या कर सकते हैं, वो लोग बढ़िया किताबें बता सकते हैं, बढ़िया सोर्स बता सकते हैं उसको, जहां से वो सामग्री जुटा सकता है। संसाधन पहचान करने की बात हो गई है। सीखने का आकलन, अब ये कब होता है? बात कर चुके हैं एक बार। कब होता है बोलो? शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो आकलन है, जैसे वार्षिक परीक्षा है, तो वो क्या है? सीखने का आकलन है। क्लियर है? मानदंड आधारित, इसका मैंने बताया था। जैसे हमने ग्रेडिंग की बात की थी कि जो कोई स्टूडेंट है उसको ए ग्रेड मिल रही है, तो ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए मानदंड होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल उदाहरण के रूप में है कि 91 से किसी स्टूडेंट ने 100 तक मार्क्स हासिल किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, तो फिर वो है जो ई ग्रेड प्राप्त कर लेगा। फिर 81 से 90 तक है तो वो बी ग्रेड। तो ऐसे जो नियम होते हैं उसको क्या कहते हैं? मानदंड कहते हैं। ठीक है। बहुसाक्ष्य का मतलब केवल जो लिखित परीक्षा है उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उनको शामिल करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? बहुसाक्ष्य। और बच्चों की बिना लेबल, ये लेबल वाली कहानी कल क्लियर कर दी थी मैंने अच्छे से, है ना। किसी भी बच्चे को आप है जो ये नहीं कहेंगे कि आप है जो कमजोर है, बहुत कमजोर है, या
तीसरे स्थान पे है या लास्ट स्थान पे है, इस तरह का आप है जो नहीं कहें, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी हो सकती है कि मैं तो बहुत पिछड़ा हूँ, तो फिर वो धीरे धीरे पढ़ने से रुचि लेना है जो छोड़ देगा। अब इसकी संकल्पना के बारे सीसीए की संकल्पना है, उसमें जो कंटिन्यूस शब्द है, ये तीन शब्द है ना, सतत, व्यापक और मूल्यांकन, तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। सतत का मतलब क्या है? सतत का मतलब ये है कि लगातार अलग अलग जो साधन है उनका समन्वय रूप से हम जो उपयोग करके और लगातार उनकी मदद से टेस्ट लेते रहे। बार बार औपचारिक टेस्ट लेना जरूरी नहीं है। हम क्लास के दौरान जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं उस समय भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। क्या बातचीत कर सकते हैं? हाँ, कि आपने कल क्या पढ़ा, उसमें आपको क्या समझ में आया। आप बच्चा जो बता रहा बोल रहा कुछ भी, तो वो भी एक तरीके से क्या है, आकलन ही है, तो वो सतत हो गया। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय सतत आकलन, छात्रों में सीखने में रह गई कमियों की पहचान, उसमें भी निश्चित रूप से बात है जो कर सकते हैं अपन। कुछ चीजें जो छूट जाती हैं या कुछ चीजें याद नहीं रहती, तो बार बार अगर टेस्ट हो तो फिर बच्चा है जो सीख जाएगा, उसको याद हो जाएगा उसको। अधिक, क्या लिखा है, मूल्यांकन के सतत और अधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। अधिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं जो शामिल की जाए, सतत में यही है। सतत को और शब्द है जो हिंदी का सामान्य शब्द क्या आता है इसके लिए, निरंतर। फिर इसमें व्यापक शब्द है, उसका मतलब क्या समझेंगे। अब हमने कल भी बात की थी, व्यापक का मतलब यह है केवल बालक के ज्ञान का आपको टेस्ट नहीं करना है। किसका टेस्ट नहीं करना है? ज्ञान का। अब उसमें संवेदना किस लेवल पर विकसित हुई, मनोसामाजिक रूप से वो कितना मजबूत हुआ, लोगों के साथ उसका संप्रेषण है वो कितना अच्छा हुआ, जो धारणा है उसके मन में, चाहे उसका पढ़ाई का काम हो, चाहे उसका घर परिवार हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे समाज देश है, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, ये सारी चीजें शामिल होगी। तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे? व्यापक। कल जब बातचीत कर रहे थे तो उस समय शब्द आए थे ना, एक नियत शब्द भी है कि उसका पढ़ने का मन है या नहीं है, ये चीज भी है वो महत्वपूर्ण रहेगी उसके लिए। तो व्यापकता उसको कहेंगे अपन, यानी उसमें सब चीजें आ जाएगी। संज्ञान, संज्ञान का अर्थ बताया था मैंने, अपने परिवेश में जो चीजें हैं उनके बारे में हमें जो ज्ञान है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? संज्ञान। शारीरिक और सामाजिक पहलू, अब ये शारीरिक सामाजिक पहलू है, इसका मतलब है कि समाज में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में उसका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। और सामाजिक गुणों में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे संवेदना है, सहयोग है, दूसरों के लिए सरोकार है। अब इसका मतलब जानते हैं, पर संवेदना का मतलब कल एक उदाहरण देके बताया था मैंने, क्या बताया था बताओ देखें। जैसे कोई व्यक्ति है जो गिर गया और हम उसको हंस रहे हैं, उसके चोट लग गई, बिल्कुल वो घायल अवस्था में है, और अपन उसको हाँ हाँ मजा आ गया, है ना, तो इसका मतलब हमारे में संवेदना नहीं है। और हम उसकी मदद कर रहे हैं तुरंत प्रभाव से जाके, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है, संवेदना की बात हो गई। ऐसे कैसे एक शब्द और काम लिया, सहयोग, तो इसी में छुपा हुआ ही है सब। कि अपने गांव में ऐसे बहुत सारी कहावतें वगैरह सुनी होगी, है ना, कि मनक से कितने बार काम पड़ता है, 1000 बार। इसका मतलब है जो सहयोग से चीजें बहुत प्रॉपर वे में चल सकती हैं, तो ये चीज उस विद्यार्थी में आए तो ये भी व्यापकता में आ जाएगी बात। और दूसरों के लिए सरोकार, बहुत सी बार ऐसे होता है ना कि हमारे लिए उस चीज का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो भी हम ध्यान रखते हैं कि दूसरों के लिए उसका मतलब हो सकता है, वो चीज महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे क्लास में बैठा हुआ विद्यार्थी है, उसने कोई पाठ उसको याद करना था या प्रश्न याद करने थे, उसको याद हो गए, अब वो चिल्लाने लग गया जैसे, इसका मतलब दूसरों से उसके कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके काम कंप्लीट हो गए, उसके बाद बावजूद वो डिसिप्लिन में अनुशासित होकर बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जहाँ जिस क्लास में बैठा हूँ उसमें और विद्यार्थी बैठे हैं और उनकी स्वतंत्रता का हनन करने का अधिकार मुझे नहीं है। इसका मतलब वो दूसरों के सरोकार को भी समझ पा रहा है। ये चीज भी अपन है जो मूल्यांकन में ला सकते हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में बात की थी मैंने, और एक दो शब्द कुछ लिखे भी होंगे, एक तो प्रोफेसर यशपाल का नाम बताया था, और एक शिक्षा बिना बोझ के, ये दो शब्द इसके साथ बहुत अच्छे से अटैच है, याद रखने अपने, अगर रीट वगैरह में काम आएंगे, अभी तो नहीं है, ध्यान रखने अपने को। अब व्यापकता में सारी चीजें आगे देखो, सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, अवसर ज्यादा हो सकते हैं, तरीके ज्यादा हो सकते हैं, दायरा है जो व्यापक हो सकता है, उपकरण भी अलग अलग हो सकते हैं। एक क्लास टेस्ट ले लिया, डेली टेस्ट ले लिया, वीकली टेस्ट ले लिया, मंथली टेस्ट है, वो क्लास में मौखिक टेस्ट है, पेपर पेंसिल टेस्ट है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शामिल की जा सकती है। फिर हमने शैक्षिक मूल्यांकन में ये कुछ शब्दों के बारे में बातचीत की थी। अब जो एजुकेशनल अगर इवेल्युएशन है, तो उसमें वार्तालाप कौशल चेक किया जा सकता है, बालक है जो कितना प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा है ना, क्या दृष्टिकोण है उसका, उससे मौखिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट कार्य दिए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के मैंने बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे, जैसे कोई स्टूडेंट है उसको भी ये लिख के लाना आपको, है ना, और ये संग्रहण करना है, या कोई एक विषय दे दिया कि इसके ऊपर है जो बढ़िया रिसर्च करके थीसिस लिख के लाओ। और ये शायद 9th 10th में प्रोजेक्ट का काम देते भी है, ऐसे एक डायरी फाइल बना के लानी होती है उसको चढ़ा के, ऐसा, है ना। प्रश्नोत्तरी हो सकती है, अनुसंधान कार्य हो सकता है, रिसर्च के लिए भी दिया जा सकता है। कोई टॉपिक दे दिया जिसके बारे में ज्यादा विद्यार्थियों को पता नहीं है, अब उसको कह दिया कि भाई तुम इंटरनेट से, चाहे किताबों से, लाइब्रेरी से, कहीं ना कहीं से इसके बारे में जानकारी जुटा कर लाओ, तो
तो अनुसंधान करे में आ जाएगा। जीवन कौशल में हमने बात की थी, जिसमें सामाजिक कौशल है, भावनात्मक है, सह पाठ्यक्रम क्रियाकलाप है और अपना चिंतन कौशल वगैरह है। इसमें क्या आएगा, तो सामाजिक में संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण का मतलब समाज में दूसरे लोगों के साथ हमारी बातचीत। इसके अलावा अंतर्वैयक्तिक, और एक शब्द मैंने और बताया था, अंतरावैयक्तिक। अंतर्व्यक्ति का मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ, और अंतरा का मतलब स्वयं से भी बहुत सी बार हमें बात करनी पड़ती है। सहानुभूति तो जानते ही है, लोग बाग है जो खुश है तो हम भी खुश है, और लोग बाग दुखी है, कोई व्यक्ति हम भी दुखी है, तो वो सहानुभूति कहलाएगी। फिर भावनात्मक में हमने बात की थी मनोभावों से निपटना। मैकडोगल नाम से एक विद्वान हुए हैं साइकोलॉजी में, उन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उसमें समय भी बताया है। कितने बताए हैं, कितने, 14 अब वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो नेगेटिव भी है, समय परिस्थिति के हिसाब से है। जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे साथ जो कुछ ऐसे मतलब पछेड़ा खा गए, कोई कुछ कर दिया, ऐसे किताब गिरा दी, ऐसा, तो हमारे उस समय मन में जो क्रोध आता है भयंकर, और हमने उसके खींच के एक झापड़ वापड़ मार दिया, उसको धक्का दिया, कहीं वो टकरा गया, सिर फूट गया, और वो मामला बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसे होता है ना। तो ये भी बहुत सी बार है जो मनोभावों से निपटना बहुत जरूरी है। यानी गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है, किस परिस्थिति में किस पर गुस्सा करना है, किस पर नहीं करना है। बहुत बार ऐसे हो जाता है, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं कहीं, है ना, और कोई एक मतलब ताकतवर व्यक्ति है ना, और बाई चांस गलती से कुछ टकरा गए, ऐसे वगैरह, हमने उस पर गुस्सा कर दिया और फिर उसने एक झापड़ मार दी खींच के। तो बहुत बार है जो वहां मनोभाव है उनको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये चीजें जरूरी है। दबाव से निपटना, ये भी मूल्य है देखो, और ये है जो शैक्षिक मूल्यांकन में आएगा। अब दबाव से निपटना, दबाव का मतलब ये है, जैसे मैं कह दूं कि भाई आज का आज आपको जो 10 पेज लिखने हैं या 100 पेज लिखने हैं, तो एक तरीके से वो काम का क्या हो गया अपने ऊपर, दबाव हो गया ना। तो दबाव से कैसे निपटना है, क्या है, वो कहानी भी इसमें आ जाएगी। सह पाठ्यक्रम में और चीजें क्या हो सकती है, सृजनात्मक और साहित्यिक क्रियाकलाप, जैसे प्रार्थना सभा वगैरह है, उसको भी इसी में शामिल किया जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उत्सव, जयंतियां वगैरह, ये सब है जो इसी में आएगी। और वो साहित्यिक में क्या चीजें आ सकती हैं, कविता, कहानी वगैरह, निबंध लिख रहे हैं कुछ, तो वो साहित्यिक में। सौंदर्य परक क्रियाकलाप भी हो सकते हैं, और वैज्ञानिक क्रियाकलाप, यानी हम कोई मॉडल बना रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। और निम्नलिखित के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड की बात, तो ये पूरा जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं यही एटीट्यूड पे ही है, कि आप एजुकेशन है, टीचिंग है और लर्निंग है, मतलब जितने शब्द इसके लिए आ सकते हैं, उसके प्रति आप कैसा सोचते हैं, अध्यापक के प्रति कैसा सोचते हैं, अपने साथ पढ़ने वाले सब जो विद्यार्थी वगैरह हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, और जो स्कूल में कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे एक जयंती मान लो, एक कितनी जनवरी, 12 जनवरी, है ना, कौन सी जयंती मनाएंगे, विवेकानंद, कैरियर डे के रूप में मनाते हैं, है ना। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचेंगे कि यार बहुत बढ़िया मौका है अपने को पार्टिसिपेट करना, निबंध लिखना है, भाषण देने में, इसमें मैं जो भाग लेऊंगा, ठीक है। और एक विद्यार्थी प्रयास करेगा कि इससे बचना है, स्वर्ग, जब वो नाम लिखने के लिए आते हैं तो नजर नहीं आना उनको, है ना। तो ये एक तरीके से वहां पर हमारा स्कूल के जो कार्यक्रम है उनके प्रति हमारी विवृत्ति है। और इसमें यह है, बहुत सी बार कुछ बच्चे हैं जो, वो कार्ल यूंग का नाम सुना होगा सबने, साइकोलॉजी में है, जिन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वाला एक कॉन्सेप्ट दिया था, कि कुछ बच्चे होते हैं जो कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी है वो भाग लेना चाहेंगे, अंतर्मुखी क्या करेंगे, बचना चाहेंगे। अगर आप शिक्षण व्यवसाय में आना चाहते हैं, यानी कि टीचर बनने का विचार है, आगे एसटीसी करने का रहता है, तो आपको कभी भी ये विचार है वो मन में रखना ही नहीं, कौन सा, कि मैं भाग नहीं लूंगा, हर प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि आप भाग लेंगे तभी तो आप जब स्कूल में जाएंगे उसको चलाएंगे, तो उस समय स्टूडेंट है उनको उस लेवल पर मोटिवेट कर पाएंगे, और वो कार्यक्रम उनको चलाना ही आपको ही है। तो ये चीज जरूरी है, वहां पर अभिवृत्ति है उसको भी देखा जाना चाहिए। फिर ये एक पेज है जो शायद तो यहाँ रिपीट था, ये वही है, उसको डिटेल में बता रखा है जो हमने बात की ना। अब हमें बात करनी है किसके बारे में, जो आज शायद तक अपना विषय है। अब तक अपन क्या कर रहे थे, रिवीजन ही कर रहे थे। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब ये है, जैसे सीसी है तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं, आधार रेखा मूल्यांकन है, पोर्टफोलियो है, और भी पेपर पेंसिल टेस्ट है, सब चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब, नॉर्मली जैसे कोई शेयर मार्केट के बारे में जानता है तो उसको पोर्टफोलियो शब्द है उसका पता है कि उसमें कुछ ऐसा रहता है, अलग सिस्टम रहता है ना। और यहाँ जो पोर्टफोलियो शब्द है ना, इसका मतलब अपने को समझना है। जैसे एक विद्यार्थी है, उसने कक्षा 5 में या मान लो कक्षा 8 में एडमिशन लिया, 1 जुलाई को मान लो एडमिशन लिया, और 1 जुलाई से लेके और वो पढ़ रहा है पूरे साल भर तक। कब तक पढ़ेगा, कब तक चलती स्कूल है, मान लो मार्च एंड तक तो क्लासें चलती है, ठीक है ना। तो 31 मार्च को जाके उसकी स्कूलिंग वहां मतलब काम है जो उसका खत्म हुआ स्कूल का।
अब 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक उसने जितनी दुनियादारी वहां पर जो जितने टेस्ट दिए सारा का सारा मैटर है ना, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा फाइल में, और उस फाइल को कहा जाता है क्या, पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो समझ में आया क्या, साल भर का एक विद्यार्थी का रिकॉर्ड। अब उसमें वो कोई भी रचनात्मक आकलन है, हम बात कर रहे थे फॉर्मेटिव असेसमेंट की, शुरू में नाम आया था एक जगह, और समेटिव असेसमेंट भी होते हैं, बीच में पेपर पेंसिल टेस्ट भी होते हैं, कुछ और प्रतियोगिताएं वगैरह भी करवाई जाती हैं। उनका रिकॉर्ड जो रखा जाता है वो किसमें रखा जाता है, पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो क्लियर है ना दिमाग में अपने, पूछेंगे तो पता चल जाएगा। और पोर्टफोलियो है वो रखा क्यों जाता है, तो देखो विद्यार्थी जैसे जुलाई में जब पढ़ रहा था उस समय कोई 2 टेस्ट हुए उसके, उसका रिकॉर्ड है। अब साल भर हो गया, उसके बाद अपन चेक कर सकते हैं कि ये शुरुआत में कैसा था अब कैसा है। उसके माता पिता आके चेक कर सकते हैं पूरा रिकॉर्ड की वो जो कैसा प्रदर्शन कर रहा है। कोई अधिकारी वगैरह है या शिक्षक खुद भी चाहे कि भाई मैं देखूं यार ये शुरू से कैसे चल रहा है, पढ़ने में होशियार हो रहा है कमजोर हो रहा है, बालक खुद भी चाहे कि मैं जो पहले कैसा था अब कैसा हूँ, तो भी चेक कर सकता है। तो ये रिकॉर्ड है जो इसलिए रखा जाता है, और साक्ष्य के रूप में इसको उपयोग किया जा सकता है, शिक्षक हो चाहे और जो भी लोग बाग हैं वो जो इसको देख सकते हैं। ये इसमें लिखा हुआ भी है, थोड़ा सा देख लो, बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह। क्लियर है ना। सीखने के प्रतिफल, एक शब्द और आया है, क्या है उसको समझना अपने को, सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल का मतलब, प्रतिफल शब्द है ना ये थोड़ा अपन जान सकते हैं। फल का मतलब ऐसे अपना बोर्ड डायलॉग सुने होंगे, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, ऐसे सुना होगा डायलॉग है ना। और बहुत सारे कहते हैं कि भाई फल की इच्छा नहीं रखे तो फिर काम क्यों करें, ऐसी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं नॉर्मल में। यहाँ शब्द आया है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब आपने सीखा उसका रिजल्ट क्या रहा, उसको आप क्या कहोगे, सीखने का प्रतिफल। यानी लास्ट में बालक है उसमें क्या परिवर्तन आप लेकर आए तो वो सीखने का प्रतिफल के रूप में माना जाएगा। वहां पर क्या चीजें जो चेक की जाएगी, जो जो बालक है वो किस प्रकार से सीख रहा है। बच्चों को मदद देना, स्केप होल्डिंग, एक ब्रूनर वगैरह और बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, संज्ञानवादी जितने भी विद्वान हैं मनोविज्ञान में, उन्होंने सबने एक शब्द और है उस पर बहुत बढ़िया जोर देके और बताया है, उसको बोलते हैं स्केप होल्डिंग। हिंदी में उसको है जो पार्ट भी बोल सकते हैं या मचान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मचान। अपने गांव में ऐसे देखा होगा, कहीं कोई मकान का काम चल रहा है तो उसके क्या वो कारीगर खड़ा रहने के लिए एक वो स्टैंड बना देते हैं, नीचे ऐसे बल्लियां लगा के ऊपर बांस के वो कुछ लगा के और बढ़िया, तो वो वहां खड़ा रह के काम कर सकता है। उसको बोलते हैं स्केप होल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्केप होल्डिंग। अब एक बालक है उसको मान लो, जैसे इसका मैं उदाहरण भी बताता हूँ, जैसे उसको एसटीसी के एग्जाम में पास होना है, ठीक है, ये छोटे सीसी है जो 8वीं 10वीं तक का है, लेकिन अपन अपनी क्लास का उदाहरण लेते हैं ज्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। अब उसको परीक्षा की तैयारी करनी है, उसको 500 नंबर लाने हैं। अब 500 नंबर ऐसे आ जाएंगे क्या, बोलो। 500 नंबर के लिए तो 500 दिन की तैयारी चाहिए, 10 घंटे रोज की, और 500 दिन उसके पास है नहीं। तो वो कुछ ना कुछ चीजों को आधार के रूप में मानेगा। जैसे अपने पास कोई एक किताब है, वो भी अपने लिए एक तरीके से किसका काम कर रही है, स्केप होल्डिंग का काम कर रही है। ये इंस्टीट्यूट जैसे जहाँ बैठे हैं सारा का सारा जो ताम जाम है झमेला है, ये पूरा सिस्टम भी किसका काम कर रहा है, स्टूडेंट के लिए स्केप होल्डिंग का काम कर रहा है। जो टीचर है उसको MKO कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, MKO। और ये जो स्थिति है कि आज स्टूडेंट है वो इस जगह है और स्टूडेंट को इस जगह पहुंचना है, जैसे आज स्टूडेंट की एबिलिटी है कि वो 300 नंबर तो ला सकता है, अब उसको पहुंचना कहाँ तक है, 500 तक पहुंचना है। तो इसके बीच में है ना, इसको जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, विद्यार्थी में ये क्षमता है कि वो 500 नंबर ला सकता है, लेकिन उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर उसको सपोर्ट मिल गया तो वो कहाँ चला जाएगा, 500 तक चला जाएगा। और ये सपोर्ट के लिए जितना सिस्टम काम कर रहा है उसको आप कहोगे क्या, स्कैफोल्डिंग कहोगे। क्लियर हो गई क्या। एक ये MKO शब्द है, इसको समझ लो। मोर नॉलेजेबल अदर, इसका मतलब ये है कि जैसे हम जितना जानते हैं उससे कोई हो सकता है जो हमसे ज्यादा जानता हो थोड़ा सा, तो उसकी हम मदद ले रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर। क्लियर है ये। और सहायता लेना है जो गलत भी नहीं है वहां। फिर ये रूब्रिक शब्द आता है। क्या, तो रूब्रिक्स का मतलब ये है कोई एक नियम समूह बना लिया हमने, जो बच्चे हैं चेक करना उनको टेस्ट लेना है, वो सारे के सारे नियम, तो उसके लिए शब्द काम में लेते हैं ये क्या, रूब्रिक्स। ठीक है, यानी ये कुछ मानदंड होते हैं जिनका काम क्या होता है, विद्यार्थियों के काम है उसको चेक करना। और जितना प्रभावशाली होगा उतना ही है जो वो स्पष्ट तरीके से शिक्षक को भी पता चलेगी, बालक को भी पता चलेगी, है ना। और ये सतत होना चाहिए, तो क्लियर ही है। अब बात कर रहे हैं अपन CCE के लिए शिक्षकों का व्यवहारिक विकास। अब व्यवहारिक विकास का मतलब क्या है, CCE है ना कोई मामूली बात नहीं है, CCE है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है, तो उसको इजी बनाने के लिए कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिन पर अगर शिक्षक ध्यान दे तो वो बहुत बढ़िया तरीके से इसको लागू कर सकता है।
तो बात करते हैं, देखो शिक्षक सीसी को लागू करने में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शिक्षक के बिना जो संभव है ही नहीं। सबसे मेन जो पॉइंट है, वैसे है ये सब केंद्र में तो कौन है, और ये चीज थोड़ी क्लियर ध्यान रखना, मैं समझाते समय कुछ चीजें ऐसी बोल रहा हूँ उसका गलत मीनिंग मत निकाल लेना। हमारा जो शिक्षण व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है शिक्षण का, उसका केंद्र कौन है, बालक है। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी। ये सारा जो काम है वो किसके लिए किया जा रहा है बोलो, बालक के लिए। ये कोचिंग सेंटर है, जैसे अभी अपनी क्लास चल रही है, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए है। हाँ, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। और स्कूलों में जितने मास्टर हैं, अपने को लगता है कि ये स्कूलें मास्टरों के लिए, मास्टरों के लिए कुछ नहीं है। वो मास्टर किन के लिए है, बच्चों के लिए है जो वहां पढ़ रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर ये व्यवहारिक विकास में ये क्यों लिख रहा है कि शिक्षक है वो सक्रिय भूमिका निभाएगा। अब भूमिका उसकी रहती है, क्योंकि शिक्षक है, जैसे मान लो कोई शिक्षक आ ही नहीं रहा, तो वो गतिविधियां कैसे होगी, पोर्टफोलियो कौन बनाएगा, कौन आधार रेखा मूल्यांकन करेगा, कौन है जो सतत मूल्यांकन करेगा, ये समस्या आ जाएगी ना। तो सक्रिय भूमिका शिक्षक की होती है, लेकिन हमेशा इसका केंद्र कौन होता है, बालक होता है। और कोई भी प्रश्न आए उसमें मैंने एक तरीका बताया, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर अपने कोई भी प्रश्न आता है, उसके चारों ऑप्शन को देखो और ये देखो कि विद्यालय में पढ़ने वाले बालक को इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है, बस वो ऑटोमेटिक उसका आंसर हो जाएगा। ऐसा किया देखा भी था हमने, एक दो क्वेश्चन देखे थे पहले, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ये आवश्यक है कि शिक्षक को पाठ्यचर्या के क्षेत्र, उसकी अपेक्षाओं, सीखने के प्रतिफलों की जानकारी हो, बहुत जरूरी है। अगर शिक्षक को पता ही नहीं होगा कि क्या कहाँ तक सिखाना है, क्या सिखाना है, तो फिर काम नहीं चलेगा। शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यवसायिक विकास को शिक्षक विकास कार्यक्रमों का सतत और आवश्यक भाग माना जाना चाहिए। यानी कि शिक्षक है उनको जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अब बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, जैसे सोयपुर स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा, यहाँ ट्रेनिंग चलती रहती थी पहले इस साइड में, है ना। और जो बनका खेड़ा के हैं उनको पता होगा कि इधर वाला जो खाली हो गया उस स्कूल में ट्रेनिंग ही चलती रहती है बहुत। है क्या कोई बनका खेड़ा का? हाँ, ट्रेनिंग चलती रहती है ना, खूब सारी मोटरसाइकिलें रख देते हैं उधर, वही खाना वाना बन रहा बढ़िया जीवना। वो कार्यक्रम है जो वो ट्रेनिंग का ही है, सीसी की ट्रेनिंग ही होती है। किसी भी पाठ्यचर्या के क्षेत्र में सीसी को लागू करने के लिए उन्हें संबंधित विषय की प्रकृति, शिक्षा शास्त्र, यानी कि सारी की सारी दुनियादारी है उससे रिलेटेड वो चीजें शिक्षक को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि वो बहुत प्रॉपर तरीके से उसको संचालित कर सके। और जो एकेडमिक ऑफिसर वगैरह है, वो जो बहुत प्रॉपर है, जो काम करे, ट्रेनिंग वगैरह है उसके लिए प्रयास करे, तो भी बढ़िया काम कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड का सतत और व्यापक मूल्यांकन। अभी अपने ज्यादातर विद्यार्थी है या सीबीएसई के नहीं है, सब आरबीएसई के। कोई पढ़ा हुआ है क्या सीबीएसई में? जहाँ 10वीं में इसमें नंबर नहीं आते, वहां ग्रेड आती है। और ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं मेरे ए प्लस आए, माइनस आए, ऐसा कुछ नहीं है ना कोई भी। तो सीबीएसई उसने थोड़ा समय पे लागू कर दिया था, 2004-5 में है, जब कक्षा 1 से 5 तक लागू हो गया था। ये थोड़ा प्रयास करना। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा फेक्ट नहीं है, लेकिन 5-7 क्वेश्चन फेक्ट के आ सकते हैं, उसमें एक आध क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। तो अपने को याद रखना है, सीबीएसई ने सीसी है उसको कब लागू कर दिया था, 2004-5 में। और शुरू में कब से कब, कहां से कहां तक, कक्षा 1 से 5 तक। फिर 6 से 8 तक अगले सत्र में, मतलब एक साल छोड़ के। उसके बाद 9-10 में जो कक्षा 1 से 9 तक लागू किया। फिर 10वीं 12वीं में इसको 10-11 में। तो 10 आ रहा है, ऐसे 10वीं याद रख लेना, है ना। 9 आ रहा है, 9वीं तक याद रख लेना। और ऐसे याद रख लेना 6-7-8, है ना। तो 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, फिर यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है। अब कुछ थोड़ा दिमाग लगा के याद करने का प्रयास करना, याद हो जाए तो बढ़िया रहेगा। 2009-10 से ग्रेडिंग सिस्टम है जो लागू कर रखा है उन्होंने। ग्रेडिंग प्रणाली का मतलब समझ गए ना, बच्चों को अंक नहीं दिए जाते हैं, जिसके 100 में से 100 अंक आ रहे हैं उसके भी ए है, और जिसके 91 आ रहे हैं उसके भी क्या है। हाँ, तो 91 वाला फायदे में है या 100 वाला फायदे में? फायदे में 100 वाला ही है। 91 वाले को तो केवल ऐसे कहा जा रहा है अगर तुम होशियार है ना। बाकी आगे जीवन में तो वही आगे रहेगा जो आगे है ना। लेकिन क्योंकि लेबल नहीं लगाना है, लेबल नहीं लगाना है, तो ये चीज जरूरी है वहां। ये लिखा हुआ ही है इधर, 91 से 100 तक आपके मार्क्स हैं, तो आपको कौन सा ग्रेड मिल जाएगा, A1। फिर B2 मिलेगा 81 to 90। अभी अपने जो आरबीएससी वाले वहां जस्ट ही बी कर देते हैं, लेकिन इसमें जो सिस्टम है वो थोड़ा ध्यान रख लेना। इस तरह से 10-10 अंकों का अंतर है। A1 A2 है, B2 B1 है, नहीं B1 B2 है, C1 C2 D E। और ई वाला तो कोई महान स्टूडेंट होगा तो उसको क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। कक्षा 8 में ई का अर्थ नीड इम्प्रूवमेंट, यहाँ ई है उसका मीनिंग क्या निकाला है, नीड इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है बोलो, जो बालक है उसको बहुत ज्यादा और सुधार की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा क्या है, उसको तो पूरा ही सुधार की आवश्यकता है। और कक्षा 9 के लिए ई का मतलब कुछ बताया नहीं उन्होंने। और इसमें जो एक रेशो रहता है उनका,
कक्षा 10 है उसके लिए उन्होंने रेशियो फिक्स कर रखा है 1/8, तो सभी में 1/8 का सिस्टम लागू कर दिया कि जितने स्टूडेंट है उसका 1/8 है, उनको तो क्या मिलेगा, A1 मिलेगा, 1/8 को क्या मिलेगा, A2, फिर ऐसे B2 मिलेगा, B1 और B2 और C1 मिलेगा। इस तरह से पूरी की पूरी सारणी बन जाएगी। फिर अगले जो है उनको 1/8, D1 है उनको 1/8, D2 है उनको 1/8, और E किनको मिलेगा, बोलो, द वर्ड इनफॉर्म्ड सोल्ट, यानी कि इसके बारे में सूचना है जो अभी नहीं है कि ये क्या है। कुल मिलाकर इससे पहले जो है ना उनके भाग कर दिए कितने, 8 में से एक है वो A1 रहेंगे, 8 में से एक है वो A2 रहेंगे, ऐसे ही 8 में से एक क्या रहेंगे, B1, ऐसे ही 8 में से एक B2, C1, C2, ऐसे आगे से आगे बढ़ जाएगा। और ये याद नहीं रहेगा ना, 2-4 बार पढ़ोगे तो थोड़ा ध्यान में आ जाएगा, तो एग्जाम में कोई प्रश्न आता है अगर इससे तो अपन कर लेंगे। और 500 स्टूडेंट है जो कम से कम पास होने चाहिए, ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ता है। और ये एफए और ऐसे हैं उनका आयोजन सीबीएसई है जो किस प्रकार से करवाता है, तो ये जो एफए एफए लिखा हुआ ना, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एक जगह ऐसे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। हिंदी में जब बात करेंगे तो ये है रचनात्मक। क्या है बोलो, रचनात्मक, रचनात्मक। और ये कौन सा है, समेटिव का मतलब योगात्मक। कौन सा है, योगात्मक। दोनों शब्द ध्यान रहने चाहिए, हिंदी का भी और अंग्रेजी का। और कब कब होते हैं ये भी ध्यान रख लो, कौन सा ज्यादा रहता है, तो समेटिव है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, और जो फॉर्मेटिव है वो है जो थोड़ा कम परसेंटेज रहेगा उसमें। टोटल जोड़ेंगे जब सारा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जोड़ो देखिए हो रहा है क्या, 40% तो ये हो गया, और 40 या 80 और 20 तो हो गए टोटल। और ये इंडिकेटर वगैरह बता रखे हैं, ध्यान रख लेना, जो A+ है वो सबसे मोस्ट पे टॉप पे रहेगा। शैक्षिक क्षेत्र पार्ट 2 में कुछ चीजें A+, जैसे 3 ही बता रखे हैं, A+, A है और B है, बिंदु प्रणाली में बोल सकते हैं इसको। और इसमें क्या चीजें होगी, और बहुत सारी गतिविधियां होती है ना मुख्य परीक्षा के अलावा, वो गतिविधियां उसमें भी ग्रेडिंग दी जाती है बालकों को। अब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की हम बात करते हैं, और यही है सारे के सारे विद्यार्थी जितने हैं शायद तक इससे पढ़े हुए भी हैं यहाँ। योगात्मक आकलन SA1, SA2, SA3 तथा 6 रचनात्मक आकलन FA1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें होता है ऐसे सिस्टम है, FA फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, ये दोनों है, इनका आयोजन होगा। और इसके जस्ट बाद में किसका आयोजन हो जाएगा, SA1 का। इसके बाद वापस 2 फॉर्मेटिव, और वापस किसका आयोजन हो जाएगा, SA2 का। उसके बाद वापस 2 फॉर्मेटिव, और उसके बाद किसका आयोजन होगा, SA3 का। इस तरह से 3 परीक्षाएं हो गई, और 6 उसके छोटे छोटे टेस्ट हो गए। और छोटे टेस्ट होते हैं या जो FA होते हैं उसको क्या कह सकते हैं अपन, जैसे पाठ वगैरह है उसमें 7 दिन या 15 दिन का टाइम दे दिया बच्चों को, 2 यूनिट कंप्लीट करवा दी, उसके बाद उनका टेस्ट दिया, तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे। और महीने भर की, 1.5 महीने की, 2 महीने की गतिविधियां हैं उसका अगर टेस्ट ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, समेटिव। 6 से 12 की परक, अर्धवार्षिक परीक्षा, पूर्व परीक्षाएं, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक दो चीजें हैं, देखो कक्षा 8 है ना, ये अपना जो CCE है उसमें इनका जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं उसको बोलो, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। पूछा जा सकता है, CCE में 8वीं क्लास पास करने वाले बच्चों को जो RBSE वाले कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं, तो क्या नाम है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। क्लियर है। और ये चीज है जो अगर ध्यान रहेगी, बाई चांस आ जाए तो ध्यान रखना। कक्षा 5वीं क्लास के बच्चे हैं उनका भी स्पेशल एग्जाम तो होता है लास्ट में, उसको भी ध्यान रख लेना। ये जो अपने जैसे जिला स्तर है ना, तो जिला स्तर पर ये काम कौन देखता है उसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात करनी है अपने को, जिला स्तर की। तो जिला स्तर पर कौन काम करता है इसके लिए, तो उसकी बात करते हैं। जिला स्तर पर एक शब्द आता है डाइट, जिसको लाइट हाउस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डाइट। तो डाइट का काम होता है कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो एग्जाम है उनको कंडक्ट करवाना। यानी कि ये जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र है, ये अंतिम रूप से छप के कहां से आ रहा है, डाइट से। पूरे जिले का मामला है वो देखते हैं। और 10वीं क्लास के लिए अपन बात कर चुके हैं, 10वीं क्लास के लिए तो RBSE काम करता है। कक्षा 10 है, कक्षा 12 है, संस्कृत की जो वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका है, इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम होते हैं, संगीत वगैरह में ऐसे कुछ एग्जाम होते हैं वो सब। और NMMS का नाम सुना है, ऐसा कोई एग्जाम होता है, वो काम भी RBSE देख लेता है। ये कुछ चीजें लिखी हुई है कि जब प्रमाण पत्र है जो बच्चों को कब दिए जाते हैं, क्या कहानी है, तो इसमें बहुत तनाव नहीं लेना अपने को। एक चीज ध्यान रखनी है, हर साल है ना
परिस्थितियों के अनुसार इसकी तारीखें जो आगे पीछे की जा सकती है। जैसे इस साल है जो क्लियर नहीं हुए थे तो थोड़ा 2 4 5 दिन आगे बढ़ा दिया था उसको। और कुछ को लग रहा होगा कि टाइम होने वाला है, ऐसा है क्या? हाँ अभी है 10 मिनट। हाँ हाँ, तो थोड़ा धैर्य रखना, इसको पूरा कर लेते हैं। कक्षा 1 से 5 में एसआई क्यूई के अंतर्गत सीसी के तहत 3 योगात्मक आकलन, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब अपने यहाँ जो 1 से 5 में आरबीएससी वाले हैं जो क्या सिस्टम रखते हैं, तो पहले में लगभग कितना परसेंट है जो पाठ्यक्रम है उसको कवर किया जाता है? 45%। कितने परसेंट बोलो? 45%। यानी ये सितंबर, ये 2022 लिखा हुआ ना, ये तो जैसे चलेगा वो 17 का वर्ष आ जाएगा। और फिर द्वितीय में वापस 40% है, और ये लगभग कब आयोजित होगा? जनवरी में। और लगभग थर्ड है उसमें लगभग जो बचा हुआ है, अब क्योंकि 45 और 40 चला गया तो बचा ही 15 है, तो वो बोर्ड परीक्षाएं वगैरह होती है उसके जस्ट पहले जो आयोजित करवा लिया जाता है। ये बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में? ऐसे के बारे में। किसके बारे में बात की जा रही है? समेटिव असेसमेंट के बारे में बात की जा रही है, योगात्मक आकलन। शुरू वाले में कितने परसेंट पाठ्यक्रम आएगा? 45, दूसरे में 40, और तीसरे में? पहला कब होगा? सितंबर में, दूसरा कब होगा? जनवरी में, और बोर्ड एग्जाम से पहले तीसरा कंडक्ट करवाना। क्लियर है ना? और अब जो 5वीं क्लास में जो तीसरा योगात्मक आकलन होता है, क्योंकि 5वीं अपन बोलते हैं अपने यहाँ क्या लोकल में बोलने में ऐसे बोलते हैं बोर्ड की परीक्षा वगैरह बोलते हैं ना, और गांव में उसको बहुत ऐसे इंपोर्टेंट माना जाता है, ऐसे लगता है जैसे बोर्ड को उखाड़ देगा वाला है ना बोर्ड की परीक्षा, ऐसे लगता है क्या? कभी जब खुद बोर्ड के एग्जाम में रहे होंगे तो थोड़ा अलग। अब वहाँ बोर्ड का मतलब ये है कि कोई एक इंस्टीट्यूट है वो एग्जाम करवाता है, वो कॉपियां चेक करता है, इस कारण उसको बोर्ड का एग्जाम बोलते हैं। बाकी अपने सामान्य एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, हमें जो सर पढ़ाते हैं वही हमारी कॉपी चेक कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, वही रिजल्ट हो जाता है तैयार। अब उसका नाम क्या रहेगा कि देखो, कक्षा 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, बोलो नाम क्या है? नाम प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन। जैसे 8वीं क्लास का था सर्टिफिकेट, क्या नाम देगा? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, बोलो। हाँ, यानी कि 8वीं पास हो गया यानी प्रारंभिक शिक्षा उसकी क्या हो गई? पूर्ण हो गई। और 5वीं कक्षा का बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है तो उसका नाम रहेगा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन। क्लियर है क्या? तो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, क्या नाम है उसका? अरे बोलो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आगे अपना जो विषय रहेगा वो रहेगा कौन सा? संप्रेषण कौशल का। तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि आया समझ में? सीबीएसई का ध्यान रखना, 2004-5 पहली बार है, 1 से 5वीं तक कब लागू हो गया था? 2004-5। और फिर सारे वो मिलते जुलते ही हैं तो उनको याद रख लेना। और हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है चाहे सीसी है कुछ भी है, तो उसमें मुख्य जो शिक्षक है छात्र है, छात्र ध्यान रखना। हालांकि सक्रिय भूमिका किसको निभानी है? वो शिक्षक को निभानी है, ये चीज भी ध्यान रहनी चाहिए। रूब्रिक्स का मतलब क्या देखा था हमने? चेक करने के जो नियम है उनको क्या कहा जाता है? रूब्रिक्स कहा जाता है, याद रह जाएगा। स्केप होल्डिंग किसको कहा जाता है? बालक को सिखाने के लिए जो सपोर्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? स्केप होल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, उसमें कुछ 2 3 शब्द हैं उनको ध्यान रख लेना, एम के ओ है, जेड पी डी है ये। और सीखने के प्रतिफल का मतलब क्या चीजें वो आने वाले समय में सीख के आए बालक, जब हम सिखा रहे हैं तो वो सीखने के प्रतिफल के रूप में जाना जाएगा। पोर्टफोलियो समझ में आया? बताओ देगा कोई? रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है। बालक के द्वारा पूरे साल भर जो काम किया गया वो उसका रिकॉर्ड है, क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। और ये किसके लिए मददगार हो सकता है? तो शिक्षक के लिए हो सकता है, अभिभावकों के लिए हो सकता है, और बालक के लिए भी। चलो ठीक बात है। अभी छुट्टी दे दें क्या, या थोड़ा